आप देख रहे हैं द पॉइंट स्टोरी, जहां पर आपको मिलेगा हॉरर कहानियों का डेली डोज। तो बिना वक्त जाए किए चलते हैं कहानी की तरफ। रात के अंधेरे में मेकू अपनी कार को दौड़ाए जा रहा था। मेकू को खुद कार चलाना और दूर दूर की यात्रा करना बहुत ही पसंद था। मेकू की बगल वाली सीट पर उसका दोस्त रमेश बैठा था। वे दोनों मुंबई से मेहर भगवती के दर्शन के लिए जा रहे थे। मेकू के माता पिता ने लाख समझाया कि इतनी लंबी दूरी तुम दोनों ट्रेन से सफ़र करो, पर मेकू नहीं माना और अपने दोस्त के साथ कार से ही चला गया। रात के तकरीबन 2 बजे कार सड़क पर भागी जा रही थी। रह रहकर इक्के दुक्के ट्रक आदि भी गुजर रहे थे। अचानक कार में कुछ गड़बड़ी मालूम हुई और मेकू ने सड़क किनारे कार रोक दी। मेकू कार से नीचे उतरकर बोनट खोला और जांच पड़ताल करने के बाद अपने दोस्त रमेश से बोला। उसका दोस्त रमेश कार में ही बैठा था। काफ़ी कुछ इधर उधर करने के बाद मेकू ने रमेश से कार को चालू करने के लिए कहा, पर यह क्या, रमेश तो बार बार चाबियां घुमाए जा रहा था, पर अब कार स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। इतनी रात को वे दोनों क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक रमेश के दिमाग में एक ख्याल आया और वह सड़क पर खड़े होकर इक्की दुक्की आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए हाथ से इशारा करने लगता है, पर कोई गाड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि रात का समय और सुनसान इलाका होने के कारण कोई रिस्क ना लेना चाहता हो, क्योंकि हाईवे पर आधी रात को अक्सर ऐसी वारदात होती रहती है। अचानक उनके पास एक कार आकर रुकती हुई दिखाई देती है। बाबा आदम के समय की कार लग रही थी, या यूँ कहें जैसे किसी राजा महाराजा की कार हो। कार के रुकते ही मेकू भागकर उस कार के पास गया। उस कार के ड्राइवर के अलावा 3 लोग और बैठे थे। इन 3 में से एक महिला और एक किशोरी थी। मेकू ने कार में बैठे लोगों से कहा, मेरी कार खराब हो गई है, कहीं अगर आसपास में कोई बस्ती हो या गैराज हो तो वहाँ तक उसे पहुँचा दीजिए। उसकी बात को सुनते ही उस कार का ड्राइवर नीचे उतरा और अपनी कार की डिग्गी से एक पतला वायर निकाला। मेकू कुछ समझ पाता तब तक वह ड्राइवर अपनी कार से मेकू की कार को बांध दिया था। कार को बांधने के बाद उस ड्राइवर ने इशारे से मेकू को अपनी स्टीयरिंग सीट पर बैठने का इशारा किया। मेकू के स्टीयरिंग सीट पर बैठते ही रमेश भी मेकू की बगल वाली सीट पर बैठ गया। अब उनकी कार को खींचते हुए वह एक पुरानी और एक कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। मेकू और रमेश चिंतित लग रहे थे। उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं था, क्योंकि इस पुरानी कार के यात्री समृद्ध घराने से लग भी रहे थे। लगभग 15-20 मिनट के बाद उनकी कार एक पुरानी हवेली के सामने थी। मेकू और रमेश अपनी कार से उतर चुके थे। दूसरे कार से उनका ड्राइवर निकला और रोबदार आवाज़ में बोला कि आप लोग अंदर चलें, अभी मैकेनिक बुलाकर आपके कार को ठीक करा दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग अपने रास्ते पर निकल जाइएगा। मेकू और रमेश कुछ कहे बिना उस ड्राइवर के साथ उस पुरानी हवेली में प्रवेश कर जाते हैं। हवेली बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही पुरानी भी लग रही थी। और एक बात मेकू और रमेश को चौंकाने वाली थी कि इतने समृद्ध लोगों के रहते हुए यह हवेली इतनी गंदी क्यों लग रही है। जगह जगह जाले लटक रहे थे, अजीब प्रकार की बू भी आ रही थी। मेकू और रमेश कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। उस बूढ़े ड्राइवर के पीछे पीछे हवेली में अंदर ही अंदर बढ़ते जा रहे थे। अचानक हाथ में चिराग लिए एक अधेड़ महिला आई, जो थोड़ी सी डरावनी लग रही थी। उसने इशारे में उस ड्राइवर से कुछ कहा। वह ड्राइवर मेकू और रमेश को उस अधेड़ महिला के पीछे जाने का इशारा करता है और खुद दूसरी तरफ चला जाता है। वह अधेड़ महिला उन दोनों को लेकर एक बड़े कमरे में दाखिल हुई। ये कमरा काफ़ी अच्छा था, पर यह चौंकाने वाली बात लग रही थी कि इस पुरानी गंदी हवेली में इतना सुंदर सुसज्जित कमरा कैसे हो सकता है। वह कमरा दुधिया प्रकाश से भरा था, पर यह प्रकाश आ कहाँ से रहा था, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। मैकू और रमेश उस कमरे में लगी
आलीशान कुर्सियों पर बैठ गए। उनकी आवभगत शुरू हो गई थी, पर उन दोनों को बहुत सारी बातें अजीब भी लग रही थीं। अब उस बड़े कमरे में कम से कम 12 से 15 लोग जमा हो गए। कहीं स्वादिष्ट भोजन की खुशबू तो कहीं पैगों का दौर चलना शुरू हो गया था। मैकू तो आए दिन दूर दूर की यात्राएं करता रहता है, रात बरात में कहीं भी चला जाता है। उसे भूत प्रेत पर विश्वास तो था, पर वह एकदम निडर स्वभाव का था। वह अपने माँ को माँ मेहरवाली का बहुत बड़ा भक्त मानता था और वर्ष में कम से कम 2 बार दर्शन के लिए अवश्य आता जाता था। उसके गले में माँ की माला हमेशा लटकी रहती थी और साथ ही उसकी शर्ट की ऊपरी जेब में एक छोटा सा दुर्गा चालीसा। उसे जब भी थोड़ा समय मिलता इस चालीसा को निकाल कर पढ़ लिया करता था। पर आज निडर मैकू को डर लगने लगा था कि वह और उसका दोस्त किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उसके आसपास के लोगों का व्यवहार कभी कभी अजीब चौंकाने वाला होता लग रहा था। मैकू फिर भी डरा नहीं और हिम्मत से काम लिया। उसने अपने दोस्त को उठने का इशारा किया और पास में लगे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और इशारे में यह भी कहा कि तुम कसकर मेरा हाथ पकड़ना और डरना तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो ये बात थी। अब मैकू और रमेश जिस सोफे पर बैठे थे वहाँ पास में ही एक आलीशान शीशा लगा था। मैकू कनखी आंखों से रह रहकर उस शीशे में देख ले रहा था। रमेश को अजीब लगा कि मैकू उन कुर्सियों पर से उठकर इस सोफे पर क्यों बैठा। शायद मैकू रमेश के जहन में उठने वाली बात को समझ लिया था। उसने उसे शीशे में देखने के लिए इशारा किया। अरे ये क्या! ज्यों ही रमेश ने शीशे में देखा, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भय से उसका चेहरा लीला पड़ गया था। दरअसल उस कक्ष में चलते फिरते अच्छे लोग उस शीशे में बहुत ही भयानक लग रहे थे। इतने भयानक कि रमेश का कलेजा उसके मुंह आ गया। वह पसीने से पूरी तरह भीग गया। शीशे में उसने यह भी देखा कि ये लोग जो पानी का मदिरा पी रहे हैं वह खून जैसा लग रहा है। यह लोग जो खाना खा रहे हैं वह किसी मांस या हड्डियां लग रही हैं। वह तो अब पूरी तरह से परेशान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उन दोनों का बचना असंभव है। अभी वे आपस में कुछ बात कर पाते कि एक बूढ़ा बड़ी बड़ी मूंछों वाला उनके पास उपस्थित हुआ। वह लोई ओढ़े हुआ था और उसके पीछे 2-3 सेवक टाइप के लोग थे। वह बूढ़ा मुस्कुराते हुए मैकू से कहा कि आज उसकी पोती का जन्मदिन है। अच्छा हुआ कि आप लोग भी आ गए। हमारी पोती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को राजसी कपड़े पहनने होंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, पास के कमरे में जाकर अपने पहनावे बदल लें। यह बात कहते हुए बूढ़ा बार बार मैकू के गले में लटकती हुई माला को देख रहा था। उस माला की तरफ जब भी उसकी नज़र पड़ जाती वह थोड़ा भयभीत होने लगता था। अरे तभी अचानक एक खूबसूरत किशोरी वहाँ आ गई और उस बूढ़े की ओर देखकर बोली कि दादी जी, इस अवसर पर आप मुझे क्या उपहार देने वाली हैं। वह बूढ़ा हंसा और मैकू तथा रमेश की ओर देखते हुए बोला कि बेटी, तुझे मैं ऐसा उपहार दूंगा कि तू खुशी के मारे झूम जाएगी। इतना कहकर बूढ़े ने जोर का अट्टहास किया। ऐसा लगा कि अट्टहास में पूरी हवेली अट्टहास करने लगी है। अब माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। खैर, मैकू ने अपना विवेक नहीं खोया और रमेश का हाथ पकड़कर पहनावा बदलने के लिए पास के कमरे में तेजी से चला गया। कमरे में पहुंचकर जब रमेश डर के मारे अपने कपड़े उतारने लगा तो मैकू ने उसे रोका और कहा, बेवकूफ़ी मत कर, अपने कपड़े को पहन कर रख। और साथ ही उसने अपनी जेब से दुर्गा चालीसा को निकालकर रमेश की जेब में रख दिया और कहा, डर मत। देखा नहीं कि मेरे गले की माला को देखकर वह बूढ़ा कैसे भयभीत लग रहा था। अब उन दोनों ने वहाँ रखे कीमती राजसी कपड़ों को अपने पहने हुए कपड़े के ऊपर ही पहन लिया। कपड़े पहनने के बाद
मैकू ने रमेश का हाथ कसकर पकड़े हुए कहा कि तुम डरना मत, हम लोगों के साथ माँ मेहर वाली है और उनके रहते ये भूत प्रेत हम दोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद वे दोनों कमरे से निकलकर फिर उस बड़े कक्ष में आकर सोफे पर बैठ गए। देखते ही देखते पार्टी शुरू हो गई। उस बूढ़े की पोती किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, पर उसी को शीशे में देखने पर एक महाकुरूप डरावनी साय के रूप में तब्दील हो जाती है। वह किशोरी प्रसन्न मन से मैकू के पास आई और उसके कंधे पर एक हाथ रख मैकू के पास आई और उसके कंधे पर एक हाथ रख दी। कंधे पर हाथ रखते ही उसे ऐसा लगा कि जैसे उस किशोरी को 440 वोल्ट का झटका लगा हो। अभी कोई कुछ समझ पाता तब तक वह दूर जाकर गिर गई। अब तो वहाँ हड़कंप मच गया। मैकू सब समझ रहा था। उसे लगा कि यह जरूर उसके गले की माला के कारण हुआ है। उस किशोरी के दूर गिरते ही कई भूत प्रेत उससे उठाने के लिए गए, जबकि वह बूढ़ा दौड़कर मैकू के पास आया और थोड़ा तेज आवाज में डरते हुए बोला कि मैंने आपसे कहा था कि आप अपने कपड़े उतार कर यहाँ के कपड़े पहने, पर आपने नहीं माना। आप अपने गले में जो माला पहने हुए हैं उसे भी उतार कर रख दीजिए, यही हमारी यहाँ की प्रथा है। मैकू ने नाव में सर हिलाते हुए कहा कि वह किसी भी हालात में इस माला को नहीं उतारेगा, और इतना कहते हुए ही वह रमेश का हाथ और कसकर पकड़ लेता है। अब तो उस कमरे का हाल पूरी तरह से भयावह हो गया था। जो लोग सीधे साधे लग रहे थे अब वे भयानक हो गए थे। कुछ के तो बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए थे, तो कुछ अजीब हरकत करते हुए मैकू और रमेश को डराने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन दोनों के पास आए। मैकू ने रमेश से कहा कि लगभग सुबह होने वाली है और सुबह होते ही यह भूतिया माया दूर हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ समय और निडरता के साथ इनका सामना करना है। इसके बाद वे दोनों फिर से वहीं सोफे पर बैठकर आंख बंद करके माँ मेहर वाली भगवती को दोहराने लगे और उनके अगल बगल बहुत सारी आवाज़ें और चीख पुकार आ रही थीं, पर वे इन सब से बेखबर होकर बस माँ का नाम लिए जा रहे थे। कुछ समय के बाद अचानक आवाज़ें आनी बंद हो गईं। मैकू और रमेश ने जब अपनी आंखें खोली, अब वहाँ इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। अरे हवेली भी तो नहीं थी, तो क्या ये दोनों सपना देख रहे थे? खैर वे दोनों उठे और वहाँ से चलने को तैयार हुए। सुबह होने वाली थी और सूरज भी आवा उस जंगल में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया था। अचानक मैकू कार के पास गया और दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। उसने कार को स्टार्ट किया तो वह बिना देर किए चालू हो गई। अब उसके बगल में रमेश भी बैठ चुका था। वे जंगल से बाहर निकलकर एक कच्चे रास्ते पर हो लिए। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक चाय की टपरी दिखाई दी। मैकू ने वहीं अपनी कार रोक दी और कार से उतरकर उस टपरी में आ गया। टपरी में आते ही दुकानदार डर से मैकू की तरफ देखकर बोला, साहब आप लोग सुबह सुबह इस जंगल से कहाँ आ रहे हैं? कहीं आप लोग रात को तो नहीं? इतना सुनते ही मैकू एक टूटी हुई बेंच पर बैठ गया और उसने अपनी रात बीती सारी घटना दुकानदार को सुना दी। दुकानदार ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अच्छा हुआ कि आप लोग सही सलामत बच गए, नहीं तो कई सारे लोग इन भूतों के ऐसे शिकार हुए हैं कि या तो वो पागल हो गए हैं या किसी बड़ी बीमारी के शिकार। इसके बाद उस दुकानदार ने सहमते हुए अपनी आप बीती उनको सुना दी। तो यह थी मैकू की डरावनी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।